हाय, मेरा नाम गौरव यादव। फिजिक्स यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए आज पहला चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। वैद्युत आवेश, पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। सर्वप्रथम हम वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस गुण के कारण वह वस्तु वैद्युत में हो जाती है या उस वस्तु पर विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम ऐसे समझें, यदि किसी वस्तु को हम किसी दूसरी वस्तु से रगड़ें, मारकर अगर हम सर से रगड़ें तो यह छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। ठीक इसी बात को 2500 वर्ष पूर्व पहले यूनानी दार्शनिक ने यह बताया कि अंबर को अगर किसी ऊन से रगड़ा जाए तो वह छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। और यही बात बताया इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में। उन्होंने बताया कि अंबर ही नहीं उसके जैसी अनेक वस्तुएं जैसे कांच, आवनूस, लाख, गंधक, अन्य काफी वस्तुएं होती है जो अगर हम इन्हें घर्षण के द्वारा अगर ये किसी दूसरी वस्तु रगड़ी जाए तो ये छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करने के गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। जिन वस्तुओं में यह गुण उत्पन्न हो जाता है उन्हें वैद्युत में कहते हैं। वैद्युत वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक आवेश धनावेश होता है और एक आवेश ऋण आवेश होता है। उन्होंने दो छड़ें कांच की और 2 छड़ें आवनूस की ली। उन्होंने कांच की छड़ को ऊन से रगड़ा तथा आवनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। रगड़ने के पश्चात उन्होंने देखा कि यदि हम कांच की दोनों छड़ों को अगर पास पास ले जाते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यदि आवनूस और आवनूस की छड़ को एक दूसरे को पास पास ले जाते हैं, मान लो ये 2 छड़ें हैं, दोनों कांच की हैं और इन्हें हमने ऊन से रगड़ा है। रगड़ने के बाद इनके ऊपर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। उस आवेश के कारण इन्हें अगर हम पास पास ले जाए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिकर्षित। उन्होंने क्या किया कि एक धागे से कांच की एक प्लेट इधर से लाए, कांच की दोनों छड़ों को उन पे उन्होंने बताया कि कांच की छड़ के ऊपर एक धनावेश उत्पन्न होता है, जो पास पास ले जाया जाए तो ये छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। आवनूस की छड़ जिस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, अगर इनको भी अगर पास पास ले जाया जाए तो इनके ऊपर भी एक प्रतिकर्षण बल आरोपित हो जाता है। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। फिर उन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ और एक आवनूस की छड़, ये कांच की छड़ मान लो और ये आवनूस की छड़। आवनूस की छड़ को अगर कांच और आवनूस की छड़ को जब पास पास लेके आते हैं तो इन्होंने देखा कि इनके बीच में आकर्षण बल होता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन यह सिद्धांत इनका फेल हो गया क्योंकि इन्होंने यह नहीं बता पाया कि कांच के ऊपर धनावेश क्यों उत्पन्न होता है और आवनूस की छड़ के ऊपर ऋणावेश क्यों उत्पन्न होता है। आवेश तो 2 प्रकार के होते हैं, यह बात तो पता लग गई। और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह बात भी ज्ञात हो गई। लेकिन ये इस सिद्धांत को नहीं समझा पाए कि कांच की छड़ पर धनावेश क्यों है और आवनूस छड़ पर ऋणावेश क्यों है। इसके लिए एक सिद्धांत है इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या है? बिल्कुल सरल सा बेसिकली सिद्धांत है। कक्षा 9 और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी समझ सकते हैं इसको, कि वो सिद्धांत है कि किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर ऋणावेश होता है। यदि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर धनावेश होता है। और जनरली हम जानते हैं कि पदार्थ जो होता है वो छोटे मतलब कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र पर होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक में 2 चीजें होती हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है उतनी ही मात्रा में जितने कि उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। उसके चारों तरफ नियमित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं जिन पर ऋणावेश होता है। जितना उस परमाणु पर धनावेश होता है उतना ही उस पर ऋणावेश होता है। दोनों की मात्रा समान होती है, धनावेश और ऋणावेश की मात्रा।
यदि इन दोनों पदार्थों को रगड़ा जाए या घर्षण करवाया जाए तो क्या होगा, इनके बीच में ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा वृद्धि होने का इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर या इसे परमाणु को छोड़कर दूसरे परमाणु में प्रवेश कर जाएंगे। जिस परमाणु में चले जाएंगे उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले तो बराबर थी, जाने के बाद उसमें परमाणु की संख्या अधिक हो जाएगी, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाने के कारण उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, वो ऋण आवेश होगा। जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी अर्थात अधिकता हो जाएगी, उस पर एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन जिसने त्याग दिए हैं उस जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उस पर एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत से हमें समझ में आता है किसके ऊपर धनावेश और किसके ऊपर ऋण आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है अर्थात जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर धनावेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण उस पर धनावेश हो जाता है। अब हम आवेश के गुणों के बारे में जानेंगे। आवेश का पहला गुण है आवेश का संरक्षण। आवेश का या वैद्युत आवेश का संरक्षण कह दो, वैद्युत आवेश का संरक्षण। हमने कक्षा 9 से भी एक सिद्धांत पढ़ रखा है, वह सिद्धांत है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित रहती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षित है। उसी प्रकार किसी भी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है। अब वो कैसे है कि कोई सिस्टम है, मान लो हमारे पास ये दो छड़े हैं, आपस में इन दोनों को रगड़ा, इन दोनों के ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात एक वैद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं, या हम कहें ये दूसरी दोनों वस्तुएं वैद्युत में हो जाती हैं। जैसे ही इन्हें आपस में रगड़ते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ये छड़ त्यागेगी उतने इलेक्ट्रॉन ये छड़ ग्रहण करेगी। सीधी सी बात है, संपूर्ण आवेश नियत रहेगा, अर्थात जितना इस पर आवेश उत्पन्न होगा उतना ही इस पर विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे उतने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, कोई आवेश नया नहीं उत्पन्न हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन नया नहीं बना। इसी को हम कहते हैं आवेश का संरक्षण। हम इसे छोटी सी लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, किसी भी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश नियत रहता है, इसी को हम कहते हैं आवेश का संरक्षण। दूसरा गुण है वैद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति। वैद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति, वैद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति। वैद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है? वैद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति है कि आवेश एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश एक छोटे मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इससे छोटा आवेश प्रकृति में कोई नहीं होता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं Q बराबर 1 प्लस माइनस 1E और बराबर प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E डॉट 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 प्लस माइनस NE। यानी कि संपूर्ण आवेश में मतलब संपूर्ण जो भी आवेश प्रकृति में पाए जाएंगे वे संपूर्ण आवेश सभी एक मूल आवेश के गुणनफल के मतलब मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। इस मूल आवेश यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश होता है। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नए आवेश की खोज की है जो इससे भी छोटा आवेश है, जिसे हम क्वार्क के नाम से जानते हैं। ये दो आवेश हैं, एक है अप क्वार्क और एक है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का मान है 1/3 प्लस माइनस 1/3 यानी 1/3 है इस भी आवेश का, इससे भी छोटा आवेश। अगर कोई तुमसे पूछने लग जाए कि सबसे छोटा आवेश कौन सा है तो सबसे छोटा आवेश एक क्वार्क है, लेकिन हमारे 12th की केमिस्ट्री में यही है, मतलब फिजिक्स में यही सबसे छोटा मूल आवेश माना गया। लेकिन अगर कोई पूछने लग जाए कि सबसे छोटा आवेश कौन सा, तो क्वार्क है सबसे छोटा प्लस माइनस 1/3 जिसे हम अप क्वार्क कहते हैं, और ये डाउन क्वार्क है। ये इससे भी छोटे आवेश पाए गए, लेकिन अभी जनरली कोई दिक्कत मतलब नहीं है। अगर कोई पूछने लग जाए तो आप बता भी सकते हो। तो ये है वैद्युत आवेश की क्वांटमिक प्रकृति। मतलब सीधी सी बात है, जितने भी आवेश प्रकृति में पाए जाते हैं वे सभी मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। अगर हम देखें कि Q बराबर अगर देखा जाए तो 0.7 मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसमें पूर्ण गुणज नहीं है। अगर हमसे कहें Q बराबर ऐसा कोई आवेश नहीं होगा। अगर हम कहें 2.5 × E ये मिल सकता है, ऐसा भी कोई आवेश नहीं, क्योंकि इसमें पूर्ण गुणज संख्या नहीं है। ये पूर्ण गुणज संख्या अर्थात n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक
प्राकृतिक संख्या में प्रकृति में जितने भी आवेश पाए जाएंगे वे मूल गुणज होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए, अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या करता है। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या करता है। कूलाम के नियम को कूलाम ने 1785 ईस्वी में मतलब बनाया था या फिर उत्पादित किया था, प्रतिपादित किया था। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने बताया कि दोनों आवेश, मान लो दो आवेश बिंदु आवेश, एक Q1 और एक Q2 कुछ दूरी पर यानी कि r दूरी पर निर्वात में स्थित है या किसी पराविद्युत माध्यम में स्थित है। और कूलाम का नियम पराविद्युत माध्यम, हम जब कूलाम के नियम की सीमा बताएंगे तो उसके में समझाएंगे। कूलाम मान लिया निर्वात में रखा है और इसके बीच की दूरी, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r है। ठीक है, तो बताया उन्होंने कि दोनों जो इन दोनों के बीच में वैद्युत बल लगेगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पहला स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट, इन दोनों को अगर मिलाएं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसे हम नियतांक चिन्ह को हटाएं तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। ठीक है, ये K क्या है? वैद्युत नियतांक, ये वैद्युत नियतांक है। अगर हम इसे इसको हटा के अगर हम वैद्युत नियतांक का भी प्रयोग करना चाहें, इसे हम तो ये भी कर सकते हैं। निर्वात के लिए ये भी प्रयोग कर सकते हैं 1/ε0, जहां इसका मान 9 गुणा 10⁻9 होता है, जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता, ε0 ऊपर लिख दे रहे, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा होती है m - 1 m पे पावर -1 L इनवर्स 3 T पे पावर 4 A स्क्वायर, ये इसकी विमा होती है। इसका आंकिक मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12 मात्रक वही कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो कूलाम का नियम क्या है? एक बार हम दोबारा फिर से रिवाइज करते हैं। कूलाम का नियम है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों अगर हम स्टेटमेंट या दोनों कथनों को मिलाएं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बनता है। F बराबर Q, मतलब इससे हम F जब प्रोपोर्शनल से हटाएंगे तो एक वैद्युत नियतांक लेंगे, वैद्युत नियतांक के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे अगर हम हटाएं और निर्वात के लिए अगर हम इसे भी उपयोग कर सकते हैं 1/4πε0 वैद्युत नियतांक है, बराबर इसका मान ये होता है और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, इसमें एक ε0 इसमें नोट है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसकी विमा होती है m पे पावर -1 L पावर -3, यानी हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं m इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T पावर 4 A स्क्वायर। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं -1342। ठीक है, और -1342 को आप समझो -1342। ठीक है, इसका आंकिक मान 8.85 गुणा 10⁻12 और इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम जाने कूलाम की नियम की सीमाएं, यानी कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है? नंबर 1, कूलाम के नियम की सीमा एक है कि यह बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। बिंदु आवेश क्या होते हैं? ये छोटे छोटे आवेश होते हैं। बिंदु आवेश कोई ज्यादा बड़ा आवेश नहीं है। बिंदु आवेश मतलब छोटे छोटे आवेश हैं और ये स्थिर बिंदु आवेश होना चाहिए, मतलब आवेश कोई चलता हुआ आवेश नहीं होना चाहिए। आवेश
मतलब इसके मतलब इन सिरों के बीच विभवांतर नहीं होना चाहिए, जिससे आवेश प्रवाहित हो सके। स्थिर और बिंदु आवेश, यानी बिंदु आवेश का मतलब कोई ये नहीं किसी बिंदु पे आवेश उपस्थित हो, वो नहीं। बिंदु आवेश का मतलब है कोई छोटे से छोटे आवेश हो, ज्यादा बड़े आवेश ना हो, तो बिंदु आवेश हो गए। अब बड़े आवेश का मतलब ये इतना भी नहीं कि मतलब 100 कूलाम या 200 कूलाम से मतलब छोटे हो जाए, मतलब छोटे 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम, 100 कूलाम, 1200 कूलाम, ऐसे कूलाम हो सकते हैं, तो बहुत बड़ा कोई आवेश नहीं हो सकता, भी बिंदु आवेश है। नंबर दूसरी है, एक तो बिंदु आवेश हो, और दूसरी बात है इसमें मालूम क्या कि यह निर्वात और वायु के लिए बहुत ज्यादा सक्सेस है, बहुत ज्यादा अच्छा है निर्वात और वायु के लिए। उसकी बात परावर्तनांक में इसका अनुमान थोड़ा सही नहीं होता, लेकिन निर्वात और वैद्युत निर्वात और वायु के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और ये मिनिमम दूरी 10⁻⁻15 से कम पर कार्य नहीं करता। 10⁻⁻15 से कम पर अगर कार्य नहीं करता, इसकी न्यूनतम लिमिटेशन है 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर, और ज्यादा बड़ी दूरी पर भी कार्य नहीं करता है। तो कूलाम के नियम की ये मतलब तीसरी है, और ये है कि निर्वात ऑब्लिक वायु में सही से कार्य करता है, और इतनी दूरी से, इतनी न्यूनतम दूरी इतनी है, इससे कम दूरी पर यह काम नहीं करता, ये इसकी सीमाएं हैं। आज हम इतना ही जानते हैं, अगली वीडियो में और इससे आगे जानेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारी बातें और हमारी ये पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो हमारी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, और हमें मोटिवेट करें, कमेंट भी करें जिस जो भी आपको इस चीज में समझ में आया हो। और धन्यवाद, इतना ही कहना चाहेंगे।